हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक वही पिछला जो सेम रहेगा। पिछला टॉपिक क्या था आपका? सीमेंट लाइम। आज कंक्रीट का भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूडेड है, ठीक है। लेकिन कंक्रीट का एक अलग से वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें सिर्फ कंक्रीट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सीमेंट, लाइम, कंक्रीट ये सब का लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका है, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट जो है वो ऊपर आई बटन पर दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी लेक्चर का लिंक दे दूँगा, तो उसको पढ़ेंगे अगर और उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बनेगा, ठीक है। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फॉर लाइम कंक्रीट। देखो, हम लोग स्लम टेस्ट पढ़े हुए हैं, उसमें मैं स्लम वैल्यू बताया था कि इसके लिए कितना होना चाहिए करके, है ना। तो उस टेबल से आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, तो ये एक न्यू क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। फॉर लाइम कंक्रीट क्या पूछ रहे हैं? फॉर लाइम कंक्रीट स्लम्प इज 50 to 75, ये सही बोल रहा है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ 90 डेज का 0.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है। किसके लिए? लाइम कंक्रीट के लिए। लाइम कंक्रीट पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। कंक्रीट चार प्रकार के, अच्छा हाँ, ठीक। और उसके अलावा फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 90 डेज इज 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछेगा अगर 90 डेज का कितना होता है लाइम कंक्रीट का, तो 0.2 न्यूटन पर एम स्क्वायर बोलेंगे। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछेगा 90 डेज का, तो 1.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑल ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टू हाइड्रेट द 500 kg सीमेंट फुली वाटर इज नीडेड। देखो, यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और जो हम लोग कंसेप्ट बना के चले उसी को लेके चलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, देखो, फॉर हाइड्रेशन, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं? फॉर हाइड्रेशन कितना पानी का ज़रूरत होता है, ठीक है। फॉर हाइड्रेशन, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसी को फॉर द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। फॉर द कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के लिए पूछेगा या फिर हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए पूछेगा। तो हमको पता है कि 23% हम पढ़े हुए हैं। हाइड्रेशन प्रोसेस समझ में आता है, जब पानी मिलाते हैं सीमेंट में तो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, और उस कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए 23% पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन हाइड्रेशन प्रोसेस के कारण क्या हो जाता है? जेल फॉर्म होता है। जेल के कारण पोर्स फॉर्म होते हैं, और उस पोर्स को भरने के लिए और ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं 15% पानी की ज़रूरत होती है। इस प्रकार से हम लोगों को ये बोलते हैं कि फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस, दोनों में अंतर समझना। फॉर द हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं बोल रहा हूँ, फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस, या फिर बोलूँगा फॉर द फुली हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए हमको कितना पानी की ज़रूरत पड़ता है। तो 23 + 15 38% पानी की ज़रूरत, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं फिर से बता दिया ताकि इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो करके। अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोल रहे हैं? टू हाइड्रेट 500 kg सीमेंट फुली, ठीक है, फुली वाटर नीडेड इज। तो इससे आप लोग क्या समझोगे? फुली हाइड्रेशन के लिए कितना पानी का ज़रूरत होता है। तो आप लोग सीधा क्या निकालोगे? 500 का 38% निकालोगे, ठीक है। और जो कि कितना आएगा? 190 आएगा, 190 kg। ऑप्शन में क्या है? 190 kg है नहीं है। तो इससे आप लोग क्या करोगे? तो इस क्वेश्चन का जो सबसे मैक्सिमम आंसर है वो लगाने की कोशिश करोगे, 130 kg, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए बोला आंसर एकदम सही कितना होगा? 190 होगा, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। या फिर दूसरे तरीके से अगर बनाने की कोशिश करोगे, चलो एक बार के लिए पूछा है कि फॉर दी हाइड्रेशन मतलब केमिकल रिएक्शन के लिए अगर पूछा है, ठीक है, फॉर दी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए, तो उसके लिए आपको कितना ज़रूरत होता था? 500 का 23% या फिर 25% भी ले सकते हैं अप्रॉक्स, अगर चाहे तो। हम लोग 23% लिए, 25% इसलिए ले रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत आंसर मिले। तो 25 × 125, तो इस प्रकार से 125 आंसर आएगा, ठीक है। 500 का 25% 125 होता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन
डी आसपास है 125, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि वो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए पूछा है कि किसके लिए, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से तो हमको यही समझ में आ रहा है कि फुली हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए पूछा है, जो कि आंसर कितना होना चाहिए, 190 होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, कंफ्यूज करने वाले हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आंसर 190 होगा, याद रखना, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के लिए पूछता तो 125 या फिर 130 आंसर होता, ऑप्शन डी लेते, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमको पूछ रहा है कि द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट इज, इसको तो आप ऐसे ही बता दो कि लाइम होता है। एफ्लोरेसेंस इन द सीमेंट इज कॉज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ एल्केलीज के कारण होता है एफ्लोरेसेंस। आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ रहा है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो हम लोग क्या करेंगे, सीधा जो क्वेश्चन हम पहले से पढ़ चुके हैं, जो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, उसको मैं बस आगे बढ़ते जाऊंगा टिक लगा के, लेकिन जो नए क्वेश्चन है उसके बारे में बताते हुए चलूंगा, या फिर जिसको बताना चाहिए उसको बताते हुए चलूंगा। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें बोल रहा है द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड द फाइननेस। सही है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ ग्राइंडनेस ऑफ द सीमेंट, उसको फाइननेस बोलेंगे ना, फाइननेस से ही तो निकलता है, फाइननेस टेस्ट। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट पेस्ट इनटू हार्ड मास, सेटिंग बोलते हैं, सेटिंग ही तो होता है ना। उसके बाद फिर द फिनोमिना बाई वर्चू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड इज नोन एज साउंडनेस। नहीं, साउंडनेस ये नहीं होता। साउंडनेस हम लोग क्या पढ़े थे, उसके वॉल्यूम से कनेक्ट करके चले थे, एक्सपांसन, सिंकेज, ठीक है। परसेंटेज ऑफ फ्री लाइम से अपन डिनोट कर सकते हैं साउंडनेस, साउंडनेस पता करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, ये तो बात ही नहीं हुआ था, तो ये तो गलत है बिल्कुल। उसके बाद द हीट जनरेशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ द सीमेंट विथ वाटर इज नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट अ मैसिव डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट यूज इज, लो हेड सीमेंट का यूज़ करते हैं, आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगला बोल रहा है द डायमीटर ऑफ विकेट प्लंजर इज 10 mm, ठीक है, एंड द लेंथ वेरीज फ्रॉम। हम लोग पढ़े थे तीन प्रकार का प्लंजर पढ़े थे, विकेट विकेट ऑपरेटर्स के हेल्प से तीन टेस्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। एक तो कंसिस्टेंसी टेस्ट था, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। तीनों के लिए अलग अलग प्लंजर का यूज़ किया जाता है, और तीनों में लेंथ लगभग समान होता है, जो कि 40 से लेके 50 mm का होता है, ठीक है, याद रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40 से 50 mm। डायमीटर अपने को दिया है अगर इतना है, तो लेंथ पूछ रहा है, तो वो नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा इसका ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर हम लोग क्या ले लेंगे, 40 से 50 mm, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। इफ़ 500 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ सीमेंट पेस्ट ऑफ द 1875 ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी। तो ये तो पिछले वाले वीडियो में मैं सेम क्वेश्चन बताया था, तो इसका आंसर कैसे निकलता है देख लेना, 25%। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको पता है कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन अधूरा है, इसमें ऐसा लिखना था पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर, फॉर क्या लिखना था यहाँ पर, फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट के लिए क्या इनकरेक्ट है। हम लोग जानते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जब सीमेंट का करते हैं तो उसमें रेशियो 1:3 का होना चाहिए सीमेंट सेंट का, बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर कंसिस्टेंसी, जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है उसका डिवाइडेड बाई 4+3, इतना पानी रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है ना। P मतलब नॉर्मल कंसिस्टेंसी सीमेंट की कितनी होती है पढ़ चुके हैं, तो P डिवाइडेड बाई 4+3, इतना वाटर रिक्वायरमेंट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए, ठीक है। जब क्यूब बनाते हैं तो क्यूब के लिए जब मोटार तैयार करते हैं तब, ठीक है। और क्यूब का साइज़ कितना होता है, तो क्यूब का साइज़ हम लोग पढ़े थे 70.6 mm या फिर 7.06 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सी ऑप्शन गलत है। द परसेंटेज ऑफ द मोल्स आर केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ द 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये भी गलत है। तो सी और डी दोनों ऑप्शन ही गलत हैं। इनमें कौन सा इनकरेक्ट है बताना था, तो ई ऑप्शन ऐसा होना था, सी एंड डी बोथ, तो आंसर ये हो जाता, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं।
जो हम लोग पढ़े हैं उसी को अप्लाई करते हुए चलना है, भले क्वेश्चन में कैसे भी दिया हो। ठीक, उसके बाद फिर पोज़लाना सीमेंट इज़ यूज्ड विथ कॉन्फिडेंस फॉर द कॉन्फिडेंस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ। पोज़लाना सीमेंट का यूज़ हम लोग किस लिए कर रहे हैं, तो डैम बनाने के लिए भी कर सकते हैं, मेसिव फाउंडेशन के लिए भी और एब्यूटमेंट्स के लिए भी। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑप्टेन फॉर कैल्साइनिंग, जिप्सम से मिलता है। ठीक है, और उसके बाद वाला क्वेश्चन तो आप लोग ऐसे ही बता दोगे, लाइम 63%, सिलिका 22 एंड अदर 15%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि द रिटार्डेशन कौन प्रोवाइड करता है, कई बार पढ़ चुके हैं, जिप्सम से रिटार्डेशन मिलता है। उसके बाद पूछ रहा है क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय एडिंग। क्विक सेटिंग सीमेंट कैसे मिल सकता है, तब जिप्सम को आप लोग रिमूव कर लो या फिर उसकी मात्रा बहुत कम रहे, मतलब लेस अमाउंट ऑफ द जिप्सम इन वेरी फाइन पाउडर फॉर्म, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि पी इज़ द परसेंटेज ऑफ द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर नॉर्मल कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो वाटर टू बी एडेड फॉर डिटरमाइनिंग द इनिशियल सेटिंग। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए हम लोग कितनी कंसिस्टेंसी लेके चलते थे, बताया था, इनिशियल और फाइनल दोनों के लिए 85%। ठीक है, मतलब 0.85 पी। उसके बाद फिर पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, एडिंग 4 से 6% मॉइस्चर कंटेंट बाई द वेट इंक्रीज द। देखो ये यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, हम लोग पढ़े क्या हुए हैं उसको आप लोग रिवाइज करते चलो। कि हम लोग जब बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बल्किंग ऑफ सैंड में पढ़े थे 4 से 6% मॉइस्चर कंटेंट के कारण जो बल्किंग होता है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता था, 30 से 40% इंक्रीज हो जाता था। तो उस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है क्या, ये बोल रहा है कि 4 से 6% मॉइस्चर कंटेंट के कारण वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है आपका 18 से 30%, तो इसको सही ले सकते हैं अप्रॉक्स में। ठीक है, अगला बोल रहा है कि बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन कोर सैंड, तो हम लोग पढ़े हुए हैं फाइन सैंड में ज़्यादा होता है, तो बी ऑप्शन भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि द परसेंटेज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एक्सिड 10%, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज द बल्किंग ऑफ दी सैंड स्टार्ट इंक्रीजिंग, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, 4 से 6% मॉइस्चर कंटेंट के कारण बल्किंग इंक्रीज होता है, या फिर अगर अप्रॉक्स में किसी बुक में लिखा रहता है 5 से 10% के कारण। 10% से ज़्यादा पानी के कारण बल्किंग कभी भी इंक्रीज नहीं होता, बल्किंग यानी कि वॉल्यूम ऑफ सैंड डिक्रीज होने लग जाता है। तो सी ऑप्शन तो गलत बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 10% से ज़्यादा पानी बढ़ाओगे तो बल्किंग स्टार्ट हो जाएगा इंक्रीज होना, तो ये बिल्कुल गलत है। अपने को करेक्ट बताना था, तो ए और बी ऑप्शन सही है। ठीक है, और सी गलत है। तो इस हिसाब से आप लोग, तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया मान लो, तो छोड़ मत देना। ठीक है, क्योंकि इससे आप लोग कैसे करोगे, या तो ए लगाओगे या बी लगाओगे, डी मत लगाना, डी भी लगा सकते हो। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ठीक है, छोड़ना मत, भले ये विलुप्त होगा या फिर जो भी होगा वो बात की बात है, लेकिन आपको पता है कि ए और बी सही है, सी गलत है। ठीक है, तो ए और बी दोनों को तो लगा नहीं सकते, कभी भी मत लगाना, दो को गोला या फिर दो को टिक तो कर ही नहीं सकते। अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो एक ही को टिक कर पाओगे, लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो ओ एम आर सीट में कभी भी दो ऑप्शन एक साथ टिक मत करना, अदरवाइज क्या हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लेगा वो, या फिर हो भी सकता है कि आपका ओ एम आर से चेक भी ना हो। ठीक है, इसलिए कभी भी दो ऑप्शन को टिक कभी मत करना ओ एम आर सीट में। ठीक है, तो इसमें से अपने को यही पता चल रहा है कि ए और बी सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग क्या आंसर लगाओगे, या तो ए को लगा देना या बी को लगा देना, या फिर डी को भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सी को नहीं लगाओगे कभी भी, क्योंकि आपको पता है सी गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या आता है, दावा आपत्ति लगते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्शन लगते हैं। आगे 103 नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा था आपको, कि सीमेंट जब बनाते हैं तो हम लोग कितने डिग्री सेल्सियस में अपने इंग्रेडिएंट को गर्म करते हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 1400 से लेके 1500। उसके बाद बोल रहा है द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द केमिकल इंग्रेडिएंट ऑफ द सीमेंट, तो सलीम भाई साहब हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। तो सलीम में एम सबसे लास्ट में आता है, मतलब एम सबसे कम मात्रा में होगा, एम मतलब हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही पूछ रहा था आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, तो हम लोग जानते हैं कि लाइम जो होता है 63%, सिलिका 22, इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, लाइम इन एक्सेस कॉजेज द सीमेंट टू एक्सपांड एंड
डिसइंटीग्रेट, सही बोल रहा है। ठीक है, लाइम के प्रेजेंस से साउंडनेस हम लोग मेजर करते हैं, और साउंडनेस मतलब क्या, कॉज ऑफ द सीमेंट टू एक्सपांडेड डिसइंटीग्रेट, सही है। दूसरा बोल रहा है कि सिलिका एक्सेस में हो जाए तो सीमेंट स्लोली सेट होगा, ये भी सही है, पढ़ चुके हैं सब। एल्यूमिनियम जब एक्सेस में हो जाए तो स्ट्रेन को रिड्यूस कर देगा, मतलब डी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि फॉर एन ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट जब हम लोग फाइननेस टेस्ट करते थे तो हम लोग जान रहे हैं कि परसेंटेज रिटेन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा साउंडनेस वेरीज फ्रॉम 5 से 10 mm, ये भी सही है। ठीक है, और 10 mm से ज़्यादा नहीं होता था ना। ठीक है, उसके बाद इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट का होता है। तो ए बी सी तीनों सही है, लेकिन डी गलत है। हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 डे का कितना पढ़ते थे? पहली बात तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 3 ग्रेड होता था, 33, 43, 53। उस हिसाब से हम लोग 7 डे का 66.6% क्या होता था, स्ट्रेंथ गेन करता था वो 7 डेज में। इस प्रकार से आप लोग निकालोगे तो ये तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 22 से कम नहीं होना चाहिए 7 दिन का स्ट्रेंथ। 3 दिन का बोलता तो 16 न्यूटन पर mm² से कम नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर से डी गलत है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी लेते। ठीक है, तो क्वेश्चन ही इस प्रकार से समझना पड़ता है, कभी कभार पूछ क्या रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो द कमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर्ड सीमेंट, मैं बोला था वाइट सीमेंट को ही कलर्ड सीमेंट भी बोलते हैं, इसी को स्नो क्रिड भी बोलते हैं, इसी को कलोरो क्रिड भी बोलते हैं, रेनबो क्रिड भी बोलते हैं, या फिर रेनबो सीमेंट भी बोलते हैं, सिल्वी क्रिड भी बोलते हैं, सभी सही हैं। ठीक है, याद रखना बहुत सारे नाम हैं। वाइट सीमेंट को कलर सीमेंट भी बोलते हैं, स्नो क्रिड भी बोलते हैं, पिछले वीडियो में मैं बताया था, और कलर कलर क्रिड भी बोलते हैं, कोलो क्रिड भी बोलते हैं, रेनबो क्रिड भी बोलते हैं। हाँ क्या, आगे बढ़ते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको गलत है। ठीक है, कैसे गलत है आप लोग समझना। तो जिप्सम इन सीमेंट, ये इसको तो छोड़ देना, पहले जो लिखा है उसको पढ़ो। डिक्रीजेज द इनिशियल सेटिंग टाइम, जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीजेस लिखा है, डिक्रीजेस द सेटिंग टाइम, क्या ये सही है? वो इंक्रीज करता है ना। ठीक है, इसलिए तो इसको अभी गलत लेके चलो। ठीक है, इसमें जो लिखा है जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीजेस लिखा है, तो डिक्रीजेस मतलब गलत है, क्योंकि इंक्रीज करता है। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ द सीमेंट विच रिएक्ट्स विथ वाटर, C2S, ये भी गलत है, क्योंकि हम लोग जानते हैं C3A होता है आंसर। उसके बाद बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस व्हेन इट्स पार्टिकल आर फाइन, ये भी गलत है। बल्किंग ऑफ सैंड ज़्यादा होता है जब फाइन पार्टिकल होता है, मतलब तीनों गलत है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट में आपका डी ऑप्शन लेते, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर इनकरेक्ट, करेक्ट की जगह में क्या हो जाता, ऑल इज इनकरेक्ट। ए भी इनकरेक्ट है, बी भी और सी भी, तो इस प्रकार से सभी इनकरेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ ली सेटलियर, ली चैतलियर जो भी बोलते होंगे। इस डिवाइस से हम लोग जानते हैं साउंडनेस मेजर कर सकते हैं। द टाइप ऑफ द मोटार विच इज़ यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन वर्क कैरिड आउट इन वाटर लॉक्ड एरिया, वाटर लॉक्ड एरिया में हम लोग सीमेंट मोटार का ही यूज़ करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज्ड एज रिटार्डर, जिप्सम का हम लोग रिटार्डर की तरह यूज़ करते हैं। द प्रोसेस ऑफ, देखो कई क्वेश्चन रिपीट होंगे, रिपीट इसलिए होंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ 2018 में पूछे गए हैं, तो कुछ 2018 के मॉर्निंग शिफ्ट में, कुछ इवनिंग शिफ्ट में, कुछ 17 में, तो इसलिए रिपीटेड है, तो उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। रिपीटेड है इससे मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन जितने बार रिपीटेड होगा वो उतना इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंप्लीट ऑल केमिकल रिएक्शन, देखो इसमें डायरेक्टली एकदम सीधा सीधा पूछा है कि कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए कितना पानी का ज़रूरत पड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 से 25%, 23% हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच IS कोड गिव्स द स्पेसिफिकेशन अबाउट द केमिकल प्लास्टर, मतलब हाँ सीमेंट प्लास्टर,
तो सीमेंट प्लास्टर के लिए कौन सा IS कोड, IS 1661 का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। इन अ लाइम सीमेंट प्लास्टर द रेशियो 1:1:6 करस्पॉन्डिंग किसको रिप्रेजेंट करता है। देखो ये लाइम सीमेंट बोल रहा हो या फिर सीमेंट लाइम प्लास्टर बोल रहा हो, एक ही मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि लाइम सीमेंट बोला है तो लाइम ज़्यादा होगा, सीमेंट लाइम प्लास्टर बोला है तो सीमेंट ज़्यादा होगा। हमेशा लाइम सीमेंट प्लास्टर बोले, सीमेंट लाइम प्लास्टर बोले, सीमेंट ही हमेशा ज़्यादा होगा। सीमेंट ही बेस्ट बाइंडिंग मटेरियल है, तो सीमेंट ज़्यादा, फिर लाइम, फिर से। कहने का मतलब ये है कि इसका जो रेशो है 1:1:6 है, तो पहला आएगा सीमेंट, ठीक है, ज़्यादा वादा नहीं, मतलब पहले आएगा सीमेंट, फिर आएगा लाइम और फिर आएगा सेंट। आगे बढ़े, ठीक है। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या फिर फॉल्स। तो विद पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीजेस, क्या ये सही है। जब हम लोग सीमेंट का बोरी ले आए दुकान से और उस बोरी को हम लोग रख दिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, तो समय के साथ सीमेंट का स्ट्रेंथ घटेगा कि कम होगा, ठीक है। तो सीमेंट का स्ट्रेंथ समय के साथ घटता है, याद रखना, जब तक वो यूज़ ना हो। अगर यूज़ हो गया, ठीक है, यूज़ हो गया मतलब पानी के साथ कांटेक्ट में आ गया, कंक्रीट के रूप में अपन मोटार के रूप में यूज़ कर लिए, तो उल्टा होता है, उसका स्ट्रेंथ समय के साथ बढ़ता है। लेकिन जब वो स्टोर करके आप रखे हो बिना यूज़ किए, तो उसका स्ट्रेंथ समय के साथ घटेगा, इस चीज़ को याद रखना। तो वो यही बोल रहा है कि विद पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इंक्रीजेस, गलत बोल रहा है, तो इनमें से गलत ही बताना था। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन को पढ़ लो, सही है। विद पैसेज ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट डिक्रीजेस, सही बोल रहा है। और एक चीज़ याद रखना कि 24 क्या बोल रहा था मैं, 1 साल तक स्टोर करके रखोगे ना तो 50% स्ट्रेंथ घट जाता है सीमेंट का, सॉरी। तो यहाँ पर से क्या बोल रहा था, कहाँ गया, आफ्टर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, 24 मंथ्स मतलब 2 साल हो गए ना, 2 साल के लिए स्टोर करके रखोगे तो स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगा 50%, 2 साल में, 1 साल बोल रहा था मैं। उसके बाद याद रखना कि कॉन्क्रीट बेड विथ स्टोरेज, ये वही है कि अगर यूज़ कर लिए सीमेंट को तो उसके बाद उसका स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाता है समय के साथ। कॉन्क्रीट बेड विथ स्टोरेज डिटेरियोरेटेड सीमेंट गेन स्ट्रेंथ विथ टाइम, ठीक है, एक बार यूज़ हो गया उसके बाद स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाता है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एक फॉर्मूला है उसका, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। द जेल स्पेस रेशियो ऑफ द कॉन्क्रीट सैंपल दिया हुआ है, कितना, 0.589, जेल स्पेस रेशियो दिया है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है 240x3, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला होता है, 240x3, x मतलब क्या हो जाएगा आपका, जेल स्पेस रेशियो। जेल स्पेस रेशियो मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, बता रहा हूँ, 1 मिनट। देखो जेल स्पेस रेशियो मतलब ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि सीमेंट में पानी डालते हैं तो हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद जेल फॉर्म होता है। जेल फॉर्म होता है तो उसमें क्या हो जाते हैं, पोर्स आ जाते हैं। तो जेल का फॉर्म होना मतलब जेल का वॉल्यूम, और जो पोर्स आए हैं मतलब जो स्पेस डेवलप हुआ है तो वो स्पेस का वॉल्यूम, दोनों के रेशियो को ही जेल स्पेस रेशियो बोला जाता है, ठीक है। तो जेल स्पेस रेशियो अपने को दिया हुआ है और निकालना है थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ। एक्स मतलब जेल स्पेस रेशियो, तो 240 मल्टीप्लाइड बाई क्या कर दोगे, 0.589 का क्यूब। 0.589 को अप्रॉक्स एग्जाम में क्या लोगे, 0.6 का क्यूब लोगे, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के क्या हो जाएगा आपके पास, 240 मल्टीप्लाइड बाई, देखो अप्रॉक्स लेके बनाना, 0.589 का क्यूब करते बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कैलकुलेटर तो होगा नहीं हमारे पास। 0.6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0.216, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है, 49.04। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मेच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट। मेच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट, देखो क्यूरिंग प्रोसेस तो समझते हैं ना, क्यूरिंग प्रोसेस में कितना समय लगा और कितने टेम्परेचर में क्यूरिंग किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट निकला। नहीं समझ में आया, जैसे कि हम लोग क्यूरिंग 7 दिन के लिए कर रहे हैं तो टाइम की जगह में 7 लिखोगे, और टेम्परेचर जो हो जाएगा आपका, पानी कितना डिग्री सेल्सियस का है आपका, जनरली हम लोग बताए थे कि क्यूरिंग प्रोसेस में
जो पानी होता है 27 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग के लिए वाटर का टेम्परेचर रखते हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर रख दोगे और इस प्रकार से मैच्योरिटी ऑफ कॉन्क्रीट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब समझ रहे हो, हम लोग जानते हैं कि शुरुआत के दिनों में सीमेंट में स्ट्रेंथ कौन सा कंपाउंड प्रोवाइड करता है, C3S, ठीक है, मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। लेकिन बाद के दिनों में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है सीमेंट को वो डाई कैल्शियम सिलिकेट के कारण होता है। तो ये वही पूछ रहा है, बाद के दिनों में मतलब अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो सीमेंट में प्रोवाइड होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज बेस्ट फॉर द मराइन वर्क। देखो मराइन वर्क के लिए सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट भी अच्छा होता है, हाई एलुमिना सीमेंट भी अच्छा होता है, बाकी ये दोनों नहीं होते हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, लेकिन ये क्या पूछ रहा है, बेस्ट पूछ रहा है, बेस्ट। तो जब भी बेस्ट पूछे तो ऑप्शन ए लेना, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। उसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ द सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड, मतलब सीमेंट और सैंड का रेशियो पूछ रहा है किसके लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए सीमेंट के। हम लोग जानते हैं 1:3 लेके चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट फैक्टर में है, वो शायद में अफेक्ट द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। ठीक है, तो श्रिंकेज ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट को कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट, साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट, अमाउंट ऑफ द वाटर। देखो सभी इफेक्ट करता है। अगर ई ऑप्शन भी होता ऑल ऑफ द अबव तो वो लगाते, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, क्योंकि पूछा भी वही है, द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, तो डी ऑप्शन लेना। ठीक है, अमाउंट ऑफ द वाटर एडेड ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, कितना पानी आप ऐड कर रहे हो मिक्सिंग के समय, बस वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो श्रिंकेज को इफेक्ट करता है सीमेंट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू लाइम कन्वर्ट इट इनटू द हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, स्लेकिंग कौन सा प्रोसेस है पूछ रहा है, उस प्रोसेस को स्लेकिंग बोलते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेना, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू द लाइम टू कन्वर्ट इट इनटू हाइड्रेटेड लाइम इज टर्म्ड एज स्लेकिंग। ठीक है, पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, एन इंक्रीज इन वाटर सीमेंट मस्ट बी accompanied by an increase in the cement content। इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे हम लोग सीमेंट का कंटेंट बढ़ाते हैं वैसे वैसे पानी को भी बढ़ाना चाहिए। ये बोल रहा है, क्या ये सही बोल रहा है, सही बोल रहा है ना भाई, वाटर सीमेंट रेशियो W/C। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप सीमेंट को बढ़ाओगे और वाटर को नहीं बढ़ाओगे तो उससे वाटर सीमेंट रेशियो कम नहीं हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो कम से कम 0.35 से लेकर 0.65 हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम। इसलिए सीमेंट को जैसे जैसे बढ़ाओगे वाटर को भी बढ़ाना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा बोल रहा है कि एंगुलर एग्रीगेट के कारण वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्या बहुत सही है, ए भी सही बी भी सही। फिर सी क्या बोल रहा है, लार्ज एग्रीगेट इंक्रीज करता है वर्केबिलिटी को, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है द सेंटर द सेंटर नीडल ऑफ अटैचमेंट ऑफ विकेट प्लंजर प्रोजेक्ट द सर्कुलर कटिंग एज बाय। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा समझना पड़ता है कि पूछ क्या रहा है। सबसे पहली बात प्लंजर के बारे में पूछ रहा है, प्लंजर यूज होता है विकेट अपरेटस में, इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद पूछ रहा है कि प्लंजर प्रोजेक्ट द सर्कुलर कटिंग एज बाई। अब सर्कुलर कटिंग एज किस में यूज़ करते हैं, प्लंजर में। प्लंजर में सर्कुलर कटिंग एज लगाया जाता है फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में। आ रहा है समझ में, फाइनल सेटिंग टाइम में जो एनुलर नीडल पड़े थे ना, एनुलर नीडल वही है वो, उसी के बारे में बात कर रहा है। सर्कुलर कटिंग एज जो अपन प्लंजर का जो नीडल होता है उसमें उसके एज में लगा देते हैं, क्या चीज़, सर्कुलर कटिंग एज, उसी को एनुलर कॉलर नीडल बोलते हैं। तो उसी के बारे में पूछ रहा है वो। ठीक है, वो कितना साइज़ का होता है, ए सॉरी कितना साइज़ का नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में नीडल अटैचमेंट जो होता है, द सेंटर नीडल ऑफ अटैचमेंट ऑफ द विकेट प्लंजर प्रोजेक्ट्स, कितना प्रोजेक्ट करता है उसके बारे में पूछ रहा है। कितना प्रोजेक्ट करता है मतलब कितना पेनिट्रेट होना चाहिए फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में। तो हम लोग पढ़े थे
कि 0.5 mm पेनिट्रेट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब वो उसका फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट है। पढ़े थे ना, अगर उसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। एक बार और फिर से बता देता हूँ। हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में विकेट अपरेटस का यूज़ करते हैं। विकेट अपरेटस में प्लंजर जो होता है, प्लंजर में एनुलर कॉलर नीडल का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंसिस्टेंसी सेम रखी जाती थी, वही 85%। अब क्या करते थे हम लोग कि प्लंजर का नट ढीला करते थे तो प्लंजर नीचे पेनिट्रेट होता था। तो नीचे जो हमारा जो सीमेंट का जो एपरेटस में रखा हुआ है सीमेंट, ठीक है, उसी सैंपल में क्या होना चाहिए, वो कितना पेनिट्रेट होना चाहिए, प्लंजर 0.5 mm से ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं होना चाहिए, या फिर 0.5 mm पेनिट्रेट होना चाहिए। तो जब 0.5 mm पेनिट्रेट हो जाता था, उसी को हम उस सैंपल उस सीमेंट सैंपल की क्या मानते थे, फाइनल सेटिंग टाइम मानते थे। टाइम को नोट कर लेते थे कि कितने टाइम में वो 0.5 mm पेनिट्रेट हो रहा है। नहीं समझ में आया तो लेक्चर से में ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फील्ड टेस्ट फॉर द quality of the cement consists in putting a small quantity of the cement in a bucket containing water. A good quality cement will immediate, ठीक है। हम लोग जानते हैं यार, इमीडिएट सिंक नहीं होना चाहिए, फ्लोट भी नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सिंक टू द बॉटम ऑफ द बकेट। लेकिन इमीडिएट नहीं, पढ़ चुके हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। फॉर द रिपेयर ऑफ रोड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग shows the correct decreasing order of the rate of the hydration। रेट ऑफ द हाइड्रेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता था, सबसे पहले C4AF आता था, मतलब टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड के बाद आता था आपके पास C3A। C3A के बाद आता था C3S, और उसके बाद आता था C2S, ठीक है, पढ़ चुके हैं। तो आप आंसर क्या ले लोगे, देखो एक्चुअली में इसका चारों ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन में यहाँ पर C3A पहले आना चाहिए था, फिर C2S आना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा सा गलत किया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि फॉर द सप्लाई ऑफ द लाइम, लाइम को मेज़र करते हैं हम लोग क्विंटल से। फॉर रोड पेवमेंट द सीमेंट यूज़, अभी पढ़े, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं रोड बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट इज ड्यू टू द केमिकल एक्शन ऑफ वाटर। सभी के कारण होता है ना भाई, हाइड्रेशन प्रोसेस सभी के कारण होगा ना, ठीक है। कुछ ना कुछ हाइड्रेशन तो सभी का होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। पढ़े भी थे किसका कितना हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फायर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, सभी टेस्ट करेंगे, सेटिंग टेस्ट, साउंडनेस टेस्ट, सीमेंट में सभी टेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ द वाटर यूज्ड टू कंडक्ट द इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑफ सीमेंट विच हैज़ अ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए 0.85 p, ठीक, इजी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन, मतलब कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए पूछ रहा है क्या, कि किसके लिए पूछ रहा है, कंप्लीट द रिएक्शन इन हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर कितना ले लोगे, इसका आंसर 0.35 से लेके 0.45, 38% पड़े हुए हैं ना। फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए पूछ रहा है, केमिकल रिएक्शन के लिए पूछता तो ऑप्शन बी लेते, नहीं बी कैसे ले रहे, 0.3 ज़्यादा हो जाता है ना, 20 से 25% तक। खैर छोड़ो, अभी ये क्वेश्चन दूसरा था तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर रेंजेस, फिर से आ गया, आंसर क्या हो जाएगा, 1500 डिग्री सेल्सियस पड़े थे तो 1300 से 1500 ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द फाइननेस ऑफ द सीमेंट, एयर परमेबिलिटी टेस्ट पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ प्लास्टर टाइप, जिप्सम प्लास्टर, सीमेंट प्लास्टर, लाइम प्लास्टर, ये सब पड़े हुए हैं। पोज़ोलाना प्लास्टर तो पड़े नहीं है, तो यही होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि PYZ क्या क्या है। P जो है सीमेंट का वेट है, Y जो है फाइन एग्रीगेट, Z जो है कोर्स एग्रीगेट का वेट है, ठीक। तो और WC जो है वाटर सीमेंट रेशियो है। तो पूछ रहा है कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी एडेड टू फर्स्ट बेच इन ऑब्टेन्ड बाय द इक्वेशन, ठीक है। इसको ऐसे समझना,
जो सीमेंट का वेट होता है ना उसका 30% पानी की ज़रूरत पड़ता है, जो फाइन एग्रीगेट का वेट है उसका 10% पानी का वेट, और जो कोर्स एग्रीगेट है उसका 1% पानी 1% वेट, इन तीनों को जोड़ दो तो अपने को क्या मिलेगा, वाटर सीमेंट रेशियो निकलता है। आया समझ में? 30% किसका लेना है, सीमेंट का वेट। नहीं समझ में आया? जैसे कि मान लेते हैं अपने पास एक कॉन्क्रीट है 1:4 रेशो का, M15 ग्रेड का, 1 किलो सीमेंट है तो 1 किलो का 30% लोगे 300 ग्राम, प्लस ऐड करोगे 2 किलो सैंड, 2 किलो सैंड का कितना परसेंट, 10%, मतलब 200 ग्राम, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 1%, 4000 ग्राम का, क्योंकि 1 kg जब ये था तो 4 किलो का क्या हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा। 4 किलो मतलब 4000 ग्राम का कितना, 1%, कितना आ जाएगा 400 ग्राम। तो 400 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस कितना हो जाएगा आपका, इधर 300 ग्राम ऐड कर दोगे तीनों को, तो उतना ग्राम पानी का यूज़ करोगे, या फिर केजी में कन्वर्ट कर लेना, तो उतना ही वाटर सीमेंट रेशो आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ डू वी रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट? हाउ डू वी रिड्यूस द श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट? जब आप तो वाटर सीमेंट रेशियो को कम करोगे तो श्रिंकेज रिड्यूस होगा, बिल्कुल सही। जब आप सीमेंट कंटेंट को रिड्यूस करोगे तो रिड्यूस होगा, बिल्कुल सही। जब आप प्रॉपर कंक्रीट मिक्स, मतलब कि जो भी मिक्सचर होते हैं, जो भी ग्रेड होते हैं उसको प्रॉपर मिक्स करोगे तो क्या श्रिंकेज रिड्यूस होगा, होगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्पेसिफिकेशन ऑफ द सीमेंट बैग? हम जानते हैं कि एक बैग सीमेंट का वेट 50 kg का होता है, बाकी को याद रख लेना। ठीक है, वॉल्यूम भी पड़े हुए हैं, 35 लीटर का होता है, मतलब 0.035 मीटर क्यूब में पड़े थे ना, लीटर में चेंज करने से इतना होता है। बाकी जो दोनों है उसको याद कर लेना। ठीक है, ये ऐसा करके एक सीमेंट बैग है। ठीक है, ये मान लेते हैं सीमेंट बैग है, तो इस सीमेंट बैग की हाइट कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इस सीमेंट बैग की हाइट कितनी है, 18 सेंटीमीटर है। और प्लान आर, प्लेन मतलब कि ये जो कितना एरिया को कवर करता है, तो ये जो एरिया जो ज़मीन में रखाया है, तो ये जो एरिया कवर कर रहा है वो होता है 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर। हाइट 18 सेंटीमीटर, 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर, इन दोनों को अगर याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन जो आने वाला है आगे वो बन जाएगा। ठीक, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बोल रहा है। देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ द सीमेंट फ्रॉम द चेंज ऑफ द ड्रम ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, तो इसमें ये बोलना चाह रहा है, इसमें पहले सुन लो यार बात को, फिर ये क्वेश्चन समझ में आएगा इसमें कौन सा सही है पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात, मिक्सर मशीन तो सब देखे होंगे। मिक्सर मशीन में जो ड्रम घूमते रहता है उसमें हम लोग सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट वो सब का रेशो डालते हैं, पानी डालते हैं और मिक्सर मशीन घूमता है। ठीक है, तो ये सब इंग्रेडिएंट डालने से पहले उस ड्रम को, जो घूम रहा है उसको मैं ड्रम बोल रहा हूँ, तो उस ड्रम को अच्छे से पहले क्लीन करना चाहिए। ठीक है, क्लीन करें और उसके बाद अपना पूरा इंग्रेडिएंट डालें और उसके बाद उसको घुमाएं। घुमाते कम से कम 1 से 2 मिनट घुमाते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो घुमाने के बाद जब उसको डम करते हैं, मतलब उसमें से जब अपना इंग्रेडिएंट को निकालते हैं तो वो प्रॉपर निकालना चाहिए। ठीक है, उसमें बचा नहीं होना चाहिए, अच्छे से निकालना चाहिए। ठीक है, यही सब एकदम कॉमन सेंस वाला चीज़ है, तो वही सब चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, पहला पूछ रहा है कि देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ द सीमेंट फ्रॉम द चेंज ड्रम ऑफ द मिक्सर। लॉस ऑफ द सीमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉस ऑफ द सीमेंट कब नहीं होगा, जब प्रॉपर इंग्रेडिएंट मिक्स करके रखोगे और इंग्रेडिएंट मिक्स करने के बाद जब उसको डंप करोगे, ठीक है, मतलब उसमें से अपना इंग्रेडिएंट को निकालोगे तो वो प्रॉपर निकालोगे, मतलब कि प्रॉपर इंक्लाइंड में निकालोगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि सीमेंट शुड बी मिक्सड फॉर एटलीस्ट 1 मिनट। ये तो पढ़े ही हुए हैं, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है 10% ऑफ द वाटर इज प्लेस्ड इन रोटेटिंग ड्रम बिफोर द एडिंग ऑफ मटेरियल। मैं बोला ना प्रॉपर क्लीन करना चाहिए जब अपने मटेरियल को ऐड करते हो उससे पहले, तो 10% पानी मिलाते हैं बोल रहा है, ये भी सही है। उसके बाद सभी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट एक्सिड। देखो सबसे बड़ी बात, एब्जॉर्ब मॉइस्चर मतलब समझ रहे हो, हम लोग पढ़े थे, सॉइल में भी पढ़े हुए हैं,
इरिगेशन इंजीनियरिंग में भी पढ़े हुए हैं या फिर अभी इरिगेशन इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़े थे हम लोग, एक ग्रेविटी वाटर होता था, ठीक है, एक एब्जॉर्ब वाटर होता था। एब्जॉर्ब वाटर के अंतर्गत में हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, स्ट्रक्चरल वाटर होता है, फिल्म वाटर होता है, कैपिलरी वाटर होता है, बहुत सारे वाटर, कौन कौन से वाटर होते हैं वो सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी एक मोटे तौर पे बस ये समझ लेना, एब्जॉर्ब वाटर मतलब वो जो इन्वायरमेंट से जो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पर वो उसकी बात कर रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता है इन्वायरमेंट में, जो सीमेंट रखा रहेगा, सीमेंट जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, तो ऐसे सीमेंट का यूज़ नहीं करेंगे जो इन्वायरमेंट से 5% से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करे। समझ में आया? द सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट एक्सीडेड 5%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अ सैंपल ऑफ सीमेंट इज सेड टू बी साउंड व्हेन इट डज नॉट कंटेन फ्री लाइन। इजी था ये तो, सैंपल ऑफ सीमेंट सेड टू बी साउंड इफ डज नॉट कंटेन। आगे बढ़ते हैं। एयर परमेबिलिटी बार बार आ रहा है, एयर परमेबिलिटी फाइननेस टेस्ट। द मेन पर्पस ऑफ, देखो आप लोग ना अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन बनाते जाओगे तो आपको क्वेश्चन देख के आंसर मिलने लग जाएगा, तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट टू डिटरमाइन द, फिर से आ गया साउंडनेस टेस्ट, अपन ऑप्शन ए हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट आफ्टर सेटिंग। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द IS स्पेसिफिकेशन इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 30 मिनट। इफ वन बैग ऑफ द सीमेंट, इतना वॉल्यूम दिया हुआ है पता ही है, नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड फॉर द 1 टन। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा डाटा दिया रहता है कभी कभार। सीधा पूछ रहा है कितने बैग सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी 1 टन सीमेंट के लिए। जब 1 टन सीमेंट की बात हो रही है तो कितने बोरी सीमेंट की बात हो रही है ये पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं 1 टन सीमेंट मतलब 1000 kg सीमेंट, और एक बैग सीमेंट 50 kg का होता है। बस यही तो करना था, 1000 डिवाइडेड बाई 50, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, 20 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट। पढ़ चुके हैं बॉक्साइड और लाइमस्टोन का परसेंटेज लगभग 40-40, मतलब 80% तो यही दोनों का होता है, बाकी 20% में आपके आयरन और मैग्नीशियम आते हैं। कितना कितना होता है बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अ गैप ऑफ 30 सेंटीमीटर इज मेंटेन बिटवीन द सीमेंट बैग एंड अ वॉल। देखो जब क्या बोलना चाहिए, वेयर हाउस में जब स्टोर करते हैं ना सीमेंट को, तो एक बोरी के ऊपर एक बोरी सीमेंट ऐसे रखते जाते हैं, और उसके बाद जब साइड में जो होता है एक बोरी से दूसरे बोरी का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम से कम 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, और उसके अलावा वैसी जो दीवार से जो डिस्टेंस है ना वो 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि इसमें 100 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। उसके बाद 150 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिटेनिंग स्ट्रक्चर द टाइप ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स इज यूज। रिटेनिंग वॉल के लिए 1:1.5:3 का यूज़ करते हैं, याद रखना, रिटेनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्डनरी कॉन्क्रीट, अभी बताया था मैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ऑर्डनरी कॉन्क्रीट व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ द वाटर यूज्ड। तो सीमेंट का 30% यूज़ करते हैं, जबकि फाइन एग्रीगेट का 10% और कोर्स एग्रीगेट का 1% बताया था। तो यहाँ पर एग्रीगेट में दोनों आ गया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के वेट का 5%, ऐसा भी कर सकते हो, एग्रीगेट के वेट का 5% प्लस 30% वेट ऑफ सीमेंट। आगे बढ़ते हैं। इफ द वेरियस कॉन्क्रीट इंग्रेडिएंट डेट इज द सीमेंट्स एंड एग्रीगेट आर इन द रेशो ऑफ 1:3:6 देन द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट में मैं बताऊँगा, ठीक है ना, कॉन्क्रीट सॉरी बता चुका हूँ, कॉन्क्रीट में बताया था ना ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो M15 को याद रखना बोला था, 1 to 4, ज़्यादा तो कम, कम तो ज़्यादा, ऐसा करके बताया था। उस टेबल को बस याद करना है और आप लोग इजीली बता दोगे, ठीक है। जब M15 1 to 4 का होता है तो कम होएगा तो ज़्यादा, तो मतलब M10 कितना हो जाएगा, 1:3:6 का हो जाएगा, ठीक। आगे पूछ रहा है कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटिंग। फेरो सीमेंटिंग के 3 मेथड होते हैं।
तो पहली बात, फेरो सीमेंटिंग क्या होता है? फेरो सीमेंटिंग मतलब एक प्रकार का आरसीसी वर्क है। आरसीसी वर्क तो बता चुका हूँ यार, ठीक है, आरसीसी वर्क समझ रहे हो ना, ठीक है, वही है फेरो सीमेंटिंग। बस फेरो सीमेंटिंग थोड़ा सा आरसीसी डिफरेंस इसलिए बोल सकते हो क्योंकि इसमें रिपेयर पर्पस में जब यूज़ करते हैं ना, जैसे कि आपका स्लैब हो गया, स्लैब से क्या हो गया कि जो भी उसका नीचे का जो मटेरियल था वो गिर गया, होता है जब घर बहुत पुराना हो जाता है तो छड़ दिखने लग जाता है। अब उसमें फिर से आप प्लास्टरिंग करोगे तो वो प्लास्टर ज़्यादा समय के लिए टिकेगा नहीं, तो हम वहाँ पर फेरो सीमेंटिंग करते हैं। फेरो सीमेंटिंग में क्या करते हैं कि एक मेट होता है, जाली लगा देते हैं उसमें, जिससे उसको रेनफोर्समेंट मिल जाए, और उसके बाद उसमें गनेटिंग कर देते हैं। गनेटिंग बता चुका हूँ क्या होता है। तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को फेरो सीमेंटिंग बोलते हैं। फेरो सीमेंटिंग का यूज़ रिपेयर पर्पस के लिए या फिर जब आरसीसी वॉल बना रहे हैं उसके लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं। आरसीसी वॉल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आरसीसी प्लास्टरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मेट लगाते हैं, ठीक है, मेट में फिर प्लास्टरिंग कर दो, तो इस प्रकार से आरसीसी प्लास्टरिंग हो जाता है। फेरो सीमेंटिंग का यूज़ समझ में आ चुका है। 3 प्रकार की फेरो सीमेंटिंग होती है। आर्मेचर फेरो सीमेंटिंग होती है, ठीक है, उसके अलावा ओपन मोल्ड और क्लोज्ड मोल्ड में फेरो सीमेंटिंग होती है। बस ये 3 फेरो सीमेंटिंग होती है, याद रख सको तो रख लेना नाम को, बाकी अंदर में जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर फेरो सीमेंटिंग, आर्मेचर, ओपन मोल्ड और क्लोज्ड मोल्ड फेरो सीमेंटिंग, ठीक, खत्म। आगे बोल रहे हैं कि द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट्स, कितने बार आया होगा ये, है ना, द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट्स एंड सेट इमीडिएटली आफ्टर एडिंग ऑफ वाटर, दैट इज द C3A। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट एयर परमेबिलिटी मेथड, कितने बार आएगा नहीं पता, फाइननेस टेस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, और आगे भी आएगा ये ऐसा क्वेश्चन, ठीक। फिर बोल रहे हैं कि अंडर द नॉर्मल कंडीशन यूजिंग द ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ द रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। फॉर्म वर्क मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है, फॉर्म वर्क मतलब अपन लकड़ी का स्ट्रक्चर लगाते हैं पहले, फॉर्म वर्क करते हैं। जनरली जब आरसीसी वर्क करना पड़ता है, स्लैब ढलाते हैं, तो लकड़ी के, आजकल तो स्टील के अभी प्लेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और जब बीम हो रहा है, प्लिंथ बीम ढल रहा है, तो उस केस में पहले फॉर्म वर्क किया जाता है, ठीक है, सेंटरिंग सटरिंग किया जाता है, उसके बाद फिर कंक्रीट डाला जाता है, तो वही होता है फॉर्म वर्क। तो फॉर्म वर्क जो होता है कंक्रीट डलने के बाद, ठीक है, प्लेसमेंट के बाद कम से कम 7 डे जो होता है बीम ऑफिस सॉफिट्स के लिए, उस फॉर्म वर्क को निकालना नहीं है आपको। हालांकि आप लोग तो एक दिन में ही निकाल लेते हो, लेकिन 7 दिन तक नहीं निकालना है। जब बीम सॉफिट्स होता है तो 14 दिन तक नहीं निकालना है, जब बॉटम स्लैब मतलब स्लैब की बात हो रही है तो, लेकिन 4.6 मीटर एंड मोर के लिए। और 21 डे तक नहीं निकालना है, किसके लिए, जब बॉटम बीम की बात हो रही है 6 मीटर स्पान तक के लिए, मतलब सभी सही हैं, ठीक है, इसको डायरेक्टली याद करना है आपको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, द एडिशन ऑफ द पोजलाना टू द ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट। देखो पोजलाना जब ऐड करते हैं ना हम लोग ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, तो वो अपना स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है सीमेंट की, और उसके अलावा केमिकल रिएक्शन कम हो जाता है, मतलब वो सल्फेट अटैक, केमिकल अटैक जो सीमेंट में होता है वो कम हो जाता है, रिड्यूस द केमिकल एंड सल्फेट अटैक, एंड श्रिंकेज बढ़ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये सी ही है, याद रखना, ठीक है। हमेशा पूछता है कि पुजलाना ऐड करने के कारण सीमेंट की कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, तो ये जो श्रिंकेज है ना वो इंक्रीज होती है। अभी तो खैर ऑल ऑफ दी अब हो जाएगा। In finest stage, the rapid hardening Portland cement, the residue of ISU। देखो हम लोग पढ़े थे फाइनेस्ट टेस्ट में हम लोग 90 माइक्रोन सी या फिर ISU नंबर 9 का यूज़ करते हैं, और उसमें परसेंटेज रिटेन ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 10% होता था, 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए था बोला था, जबकि रेपिड हार्डनिंग के लिए 5% होता है। और एक और है जिसके लिए 5% होता है, वो क्या होता था, PPC होता था, ठीक है, PPC होता था। PPC का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। वैसे कोई पढ़ता ही नहीं है मेरे से तो क्या बताएगा, खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें पूछ रहा है
कि while cement is unsuitable for the ordinary work, क्या वाइट सीमेंट अनसूटेबल होता है ऑर्डिनरी वर्क के लिए? पहले ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि वाइट सीमेंट क्या होता है तो बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वाइट सीमेंट जो होता है ऑर्डिनरी वर्क के लिए भी सूटेबल होता है और नॉन ऑर्डिनरी वर्क के लिए भी, मतलब ऑर्नामेंटल वर्क, दुनिया भर के वर्क के लिए भी सूटेबल होता है, ठीक है। तो अनसूटेबल लिखा है इसलिए गलत है। आगे, पोजलाना सीमेंट इस ग्रे इन कलर होता है क्या? सही बोल रहा है, पोजलाना ग्रे कलर का होता है। आगे C3S ट्राइकेसियम सिलिकेट बोलते हैं C3S को, ये भी सही है। उसके बाद बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, strength of cement should not be disturbed until it is to be used, disturbed नहीं होना चाहिए until it is to be used, तो इसको हम लोग गलत मान सकते हैं, ठीक है। वैसे ये भी सही है यार, ये भी सही है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सही है, ये सही है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जब तक वो यूज़ में नहीं आया है, बिल्कुल सही है। मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन ए बस गलत है, बाकी सब सही है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज इम्प्रूव्ड बाई पोजलाना, पोजलाना के कारण कौन सी प्रॉपर्टी सिंकेज इम्प्रूव होती है? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट, पता है 30% होता है। फिर द सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज अ लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग, देखो ऐसे सीमेंट के बारे में पूछ रहा है जिसकी स्ट्रेंथ शुरुआत के दिनों में तो कम होती है, मतलब जो स्ट्रेंथ गेन करने की जो क्षमता होती है धीरे धीरे होती है, लेकिन 3 मंथ के बाद ज़्यादा होती है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है। पूछ रहा है द सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ बट अटेन्स आफ्टरवर्ड द सेम स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद 3 महीने के बाद सेम स्ट्रेंथ गेन करता है अन्य सीमेंट के जैसे, तो लोहित सीमेंट होता है ना यार, जाहिर सी बात है। मैसिव स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं लोहित सीमेंट का। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एक्सपांडिंग सीमेंट इज यूज टू फिलिंग द क्रैक्स, सही है ना ये, एक्सपांडिंग सीमेंट। उसके बाद दूसरा बोल रहा है कि वाइट सीमेंट इज मोस्टली यूज फॉर डेकोरेटिव वर्क्स, ऑर्नामेंटल वर्क, सही है। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट प्रोड्यूसेस द लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, सही है यार, सभी सही है, तो नन ऑफ दी अब हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद इन ऑर्डिनरी सीमेंट अबाउट 99% ऑफ इट्स फाइनल स्ट्रेंथ अचीव्ड इन 28 डे, पढ़ चुके हैं ना, 28 दिन। उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट expressed as the percentage by the weight of the cement to complete the chemical reaction, 20 से 25%, no need to discussion। आगे बढ़ते हैं, what is the main reason to use the lime in the cement slurry during the plastering in the top coat, किस लिए करते हैं? सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना ये नया क्वेश्चन था। टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल, मतलब नहीं बताया था इसको मैं, तो प्लास्टर को नॉन श्रिंकेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे थोड़ा सा दिमाग लगा के बना सकते थे, ठीक है। द मेन रीज़न टू यूज़ द लाइम इन सीमेंट इज टू मेक द प्लास्टर नॉन श्रिंकेबल। बल्किंग आ गया 5%। आगे बढ़ते हैं, द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली, क्ले के कारण होता है, बताया था। आगे बोल रहा है कि प्लास्टरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, प्लास्टरिंग को हम लोग पारगेटिंग भी बोलते हैं, ये नया क्वेश्चन है याद रखना, पारगेटिंग बोलते हैं। इन प्लास्टरिंग फर्स्ट कोट इज कॉल्ड, एंड इट्स, देखो फर्स्ट कोट मतलब अंडर कोट, ठीक है, एक्सटर्नल कोट मतलब दूसरा कोट, तो अंडर कोट बोलते हैं इसको, और उसके अलावा इसकी थिकनेस जो होती है 10 mm होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, अंडर कोट बोलते हैं और 10 से 15 mm, तो ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मड प्लास्टर का यूज़, क्यूरिंग नहीं करते भाई मड प्लास्टर का, ठीक है, मड प्लास्टरिंग डज नॉट रिक्वायर क्यूरिंग, तो ऑप्शन ए ही सही है, बाकी सब गलत है। उसके बाद बोल रहा है
in the method of the voids for determining of the quantity of the cement paste is assumed that voids in coarse aggregate are filled by, देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। हम लोग जानते हैं कि कोर्स एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है और सीमेंट होता है, इससे मिलके कंक्रीट बन रहा है। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट जो रहेगा उसके वाइड्स को फाइन एग्रीगेट भरता है, फाइन एग्रीगेट का जो वाइड्स होता है उसके वाइड्स में सीमेंट आता है, बस खत्म। तो फाइन ऑप्शन ए बोल रहा है वाइड्स इन द कोर्स एग्रीगेट आर फिल्ड बाई फाइन एग्रीगेट, सही है। वाइड्स इन फाइन एग्रीगेट इज फिल्ड बाई सीमेंट, सही है। एंड वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट इज इक्वल्स टू द टोटल वॉइड्स इन द कोर्स एग्रीगेट प्लस 10%। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये भी सही है। वॉल्यूम जो होती है फाइन एग्रीगेट वो किसके बराबर होती है, टोटल वॉइड्स इन कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, क्योंकि वाइड्स में ही आपका क्या आता है, कोर्स एग्रीगेट के वाइड्स में ही आपका फाइन एग्रीगेट आता है, तो कोर्स एग्रीगेट का वाइड्स प्लस 10% उसको एक्स्ट्रा लेते हैं, तो वो होता है फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम। आगे बढ़ते हैं, आगे बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाई हाउस पैक ऑफ सीमेंट। देखो इसको समझना, हाउस पैक ऑफ सीमेंट मतलब वेयर हाउस में जब हम लोग सीमेंट स्टोर करके रखते हैं तो एक बोरी के ऊपर एक बोरी ऐसे रखते जाते हैं, उसको पाइल ऑफ सीमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको बोल देते हैं पाइल। और जो सबसे नीचे वाला सीमेंट होगा उसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा कि नहीं, लगेगा ना, तो वही है प्रेशर। सी ऑप्शन को पढ़ना, प्रेशर कॉम्पेक्शन ऑफ द बेग्स ऑन लोअर लेयर। ठीक है, इसमें पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय द हाउस पैक ऑफ द सीमेंट। तो हाउस पैक ऑफ द सीमेंट वही जो सबसे नीचे वाले सीमेंट की बोरी में जो प्रेशर लगता है उसी को हाउस पैक ऑफ सीमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हाउस पैक ऑफ सीमेंट किसको बोलते हैं, तो प्रेशर कॉम्पेक्शन ऑफ द बेग ऑन लोअर लेयर। ठीक, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द बिलो इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द फेरो सीमेंट। फेरो सीमेंट इम्परियस नेचर का होता है, फेरो सीमेंट बताया था ना क्या होता है। फेरो सीमेंट की कैपेसिटी होती है शॉक को रेजिस्ट करने की, एंड नो नीड ऑफ फॉर्म वर्क नीड नहीं होता। तीनों सही है, याद रखें, फॉर्म वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, उसके बाद फिर बोल रहा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ दी, देखो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क हुआ है तो उसमें सीमेंट की क्वांटिटी पूछ रहा है, एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को समझना, निकालना क्या है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालना है, दिया क्या है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क दिया है, मतलब कि 1 क्यूबिक मीटर का दीवार खड़ा किए हम लोग ब्रिक के हेल्प से। तो ब्रिक को पहले निकालोगे तब तो मोटार मिलेगा। ठीक है, जो एक दीवार है 1 क्यूबिक मीटर का, उस 1 क्यूबिक मीटर दीवार में से जो ब्रिक की क्वांटिटी है उसको माइनस करोगे टोटल क्वांटिटी से, तो मोटार की क्वांटिटी मिलेगा, क्योंकि ब्रिक के जो पॉइंट्स होते हैं, ब्रिक के जो बीच में जॉइंट्स होते हैं उसी में मोटार भरते हैं। एक बार मोटार मिल गया तो मोटार का रेशियो दिया हुआ है, इस मोटार के रेशियो में सीमेंट भी है सैंड भी है, अपने को निकालना है सीमेंट। ठीक है, पहले इतना करो, देखो सबसे पहले करना क्या है कि 1 क्यूबिक मीटर में माइनस करना है, पहली बात तो एक सीमेंट का वॉल्यूम कितना, एक ब्रिक का जो वॉल्यूम होता है हमको पता है कि 19/9/9 सेंटीमीटर का होता है, तो मीटर में हो जाएगा 0.19 बाई 0.09 बाई 0.09, ये एक ब्रिक का वॉल्यूम आया। अब ये 1 क्यूबिक मीटर में कितने ब्रिक हो आते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, 500 ब्रिक। कैसे निकालते हैं कैलकुलेट करके, वो ब्रिक वाले लेक्चर में देख सकते हो। तो इस प्रकार से ये जो है 0.19/0.09/0.09 ये एक ब्रिक का वॉल्यूम है, उसमें 500 कर दोगे तो 500 ब्रिक का वॉल्यूम आ जाएगा। 500 ब्रिक का वॉल्यूम इसलिए निकाले क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर पे 500 ब्रिक आएगा। तो इस प्रकार से टोटल ब्रिक का वॉल्यूम को 1 क्यूबिक मीटर में माइनस करोगे तो वो अप्रॉक्स जहाँ तक 0.22 आएगा। ठीक है, तो अब ये आ गया अपने पास मोटार का वॉल्यूम। ठीक है, अब इस मोटार के वॉल्यूम में क्या करना है, अपने को सीमेंट का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं 30%, लगभग 30% इस मोटार के वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे। क्यों इंक्रीज करते हैं, कंक्रीट वाले लेक्चर में शायद बताया था मैं, और नहीं बताया होगा तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पढ़ेंगे ना,
तो उसमें बताऊंगा। 30% इंक्रीज करते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने को रेशियो 1:4 का दिया हुआ, मतलब सीमेंट निकालने के लिए 1/5। अब सिंपल मैथ्स है यार, 1:4 का रेशियो दिया हुआ है, सीमेंट निकालना है, टोटल क्वांटिटी 5 है, सीमेंट की क्वांटिटी 1 है, तो 1/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इससे फिर जो आंसर आएगा वो आता है लगभग 0.06 के आसपास, ठीक है। 0.059 आएगा, तो अप्रॉक्स 0.06, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में, ठीक है। मोटार की क्वांटिटी 30% इंक्रीज करना मत भूलना, 30 से 33% हम लोग इंक्रीज करते हैं। चलो आगे, इसमें बोल रहा है कि व्हेन द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट रिएक्ट इमीडिएटली विथ वाटर, सभी रिएक्ट करते हैं लेकिन सबसे पहले ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट करता है, कई बार पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड इन अ क्यूबिक मीटर ऑफ 10 स्क्वायर मीटर ऑफ सीमेंट प्लास्टर, इतना। देखो प्लास्टरिंग वर्क हुआ है दीवार में, ठीक है। उस प्लास्टरिंग की थिकनेस आपको 12 mm की दी हुई है और एरिया आपको दिया है 10 स्क्वायर मीटर का, ठीक है। पहले तो वॉल्यूम निकाल लो, कितना मोटार का वॉल्यूम है, और उसमें से बस क्या निकालना है आपको, सीमेंट मोटार, इतना इजी है, ठीक है। इसमें करना क्या है आपको, सबसे पहले 10 गुणित 0.012 करोगे, mm में दिया हुआ उसको मीटर में चेंज करोगे ना, 12 mm का थिकनेस है, ये एरिया है 10 मीटर स्क्वायर में, 0.012 कर दोगे तो आंसर जो भी आएगा, ठीक है, 0.12 आ जाएगा ना, 0.12 आ जाएगा। ये क्या हो गया, मीटर क्यूब में वॉल्यूम हो गया मोटार का। अब इसमें फिर से इंक्रीज करोगे, इंक्रीज कितना, वही 30%, 33% इंक्रीज करोगे, ठीक। मोटार के लिए अलग इंक्रीज करना पड़ता है, कंक्रीट मोटार के लिए अलग इंक्रीज करना पड़ता है, उसमें करीब 52% इंक्रीज करते हैं। इस केस में, मोटार केस में 30% इंक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, रेशियो दिया है 1:6 का मोटार है, तो बस 1/7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपका लगभग आता है 0.23 आता है। 0.23 ऑप्शन में नहीं है, तो अप्रॉक्स आप सी ले लेना, लेकिन इतना ज़्यादा अप्रॉक्स नहीं होता, लेकिन फिर भी आप क्या कर सकते हैं, सी ही लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं, is used to ensure that the thickness of plastering is uniform। देखो प्लास्टरिंग वर्क जब करते हैं दीवार में, तो ये चेक करने के लिए कि यूनिफॉर्म प्लास्टरिंग हो रहा है कि नहीं, प्लास्टरिंग की थिकनेस हर जगह सेम है कि नहीं, वो हम लोग बुल मार्क से चेक करते हैं। बुल मार्क जो है तब समझोगे जब प्रैक्टिकली देखोगे, ठीक। बस आगे बढ़ते हैं, अभी उसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इफ़ द इफ़ेक्टिव प्लान एरिया ऑफ द वेयर हाउस, ठीक है, दिया हुआ है 54 स्क्वायर मीटर का आपका वेयर हाउस का एरिया है, जबकि उसमें पाइल परमिटेड जो है, पाइल मतलब समझ गया ना, पाइल बताया था एक के ऊपर एक सीमेंट को रखना, जो कि 3 मीटर तक परमिटेड होता है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है आपका 270 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ठीक, 270 सेंटीमीटर लगभग 3 मीटर, ठीक है। देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द बैग रिक्वायर्ड, मतलब उस वेयर हाउस में कितना बोरी सीमेंट आप रख सकते हो, बस यही पूछा है, ठीक है। उसके लिए तो पहले एक बोरी का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, जो कि आपको पता है, ठीक है। एक बोरी सीमेंट में जो वॉल्यूम होता है वो 35 लीटर का होता है। पहले तो निकाल लो पूरे वेयर हाउस का वॉल्यूम और फिर एक बोरी वॉल्यूम से डिवाइड करना, है ना। पूरे वेयर हाउस का वॉल्यूम आ जाएगा आपका 54 स्क्वायर मीटर, और ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो 54 मल्टीप्लाइड बाई 0.27, ठीक है, ये वेयर हाउस का वॉल्यूम निकल जाएगा। और एक बोरी जो सीमेंट है उसका यूज़ होगा, देखना, एक बोरी सीमेंट का जो हाइट होता है वो 18 सेंटीमीटर का होता है, मीटर में 0.18 हो जाएगा, ठीक है। और एरिया एक बोरी सीमेंट का हम लोग पढ़े थे 3000 स्क्वायर सेंटीमीटर, पिछला क्वेश्चन अभी पढ़े थे ना, तो 3000 मतलब 0.3 स्क्वायर मीटर में हो जाएगा।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये एक बोरी सीमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा और उसको फिर इसमें डिवाइड कर दोगे 0.18 मल्टीप्लाइड बाई 0.3, इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, 2700 करके देख लेना। उसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैलकेरियस रॉ मटेरियल। कैलकेरियस रॉ मटेरियल पढ़े थे, कैलकेरियस आर्जिलिसियस, है ना, तो कैलकेरियस लाइम भी है, मोटार भी है, सीमेंट रॉक्स भी है। ठीक, 181 पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड लो परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट के कारण रैपिड हार्डनिंग मिलता है, बिल्कुल सही है। हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और लो परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट के कारण केमिकल अटैक, सल्फेट अटैक बढ़ता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग बढ़ेगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा तो केमिकल और सल्फेट अटैक बढ़ेगा, है ना, जाहिर सी बात है। लो परसेंटेज ऑफ C3S एंड हाई परसेंटेज ऑफ C2S के कारण लो हार्डनिंग होगा, बिल्कुल सही है, तो सभी सही है। ठीक, इजी क्वेश्चन था वो। उसके बाद पूछ रहा है कि फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर द सीमेंट जनरली प्रेफर्ड, कौन सा सीमेंट यूज़ करते हैं सी वाटर, तो इसके लिए हो जाएगा आपका पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट का यूज़ करते हैं, मराइन वर्क में पढ़े थे। उसके बाद फिर द कंपाउंड कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट एबरवेटिव बाई C3A को क्या बोलते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपके सीमेंट के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग कंक्रीट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना, लेकिन कमेंट करेगा कौन? अगर एक जन भी मेरा वीडियो देखता है तो प्लीज़ शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।